हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट हो जाता है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, जहां पर आप देख सकते हैं और अपने स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, H.E. पामर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन या ओ जेफरसन। यानी यहाँ पे इसकी हिंदी ये हो जाती है, प्रतिस्थापन तालिका विधि किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो डॉक्टर वेस्ट के द्वारा या H.E. पामर के द्वारा या प्रोफेसर C.J. डॉटसन के द्वारा या ओ जेफरसन के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है H.E. पामर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी भाषा सीखना शुरू होता है, किससे शुरू होता है? तो रीडिंग यानी पढ़ने से, स्पीकिंग यानी बोलने से, लिसनिंग यानी सुनने से, राइटिंग यानी लिखने से। तो किससे स्टार्ट होती है? तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लिसनिंग से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, है ना? तो आपका जो सी ऑप्शन यानी लिसनिंग यानी सुनना हो जाता है, ये राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, क्या कह रहे हैं? ध्वन्यात्मकता का विज्ञान है। रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लेखन, और आपका हो जाता है साउंड यानी ध्वनियाँ, और प्रोनाउंसिएशंस यानी उच्चारण हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो साउंड हो जाता है, यानी फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, ध्वन्यात्मकता का विज्ञान है, ध्वनियाँ हैं। तो इस तरह साउंड्स हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, तो सक्सेसफुल, सक्सेड, सक्सेसफुली या सक्सेडिंग। तो इसमें आंसर जान लेते हैं। पहले इसकी हिंदी को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज यानी सफलता का विशेषण है। सक्सेसफुल यानी एक सफल, सक्सेस यानी सफल, सक्सेसफुली यानी सफलता पूर्वक, और सक्सेडिंग यानी सफल होना। तो इसमें राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि सक्सेसफुल, यानी सक्सेस का जो एडजेक्टिव हो जाता है यानी विशेषण हो जाता है वो हो जाता है सक्सेसफुल, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डॉट डॉट नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। इसकी पहले हिंदी को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर की तरफ चलते हैं। यानी ज्ञान खतरनाक चीज है। अब ज्ञान खतरनाक चीज कैसे है? लिटिल यानी थोड़ा, ए लिटिल यानी थोड़ा सा, द लिटिल यानी छोटा, और लेस यानी कम। तो कौन सा नुकसानदायक है या कौन सा खतरनाक है? तो आपका हो जाता है बी, ए लिटिल, यानी थोड़ा सा जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? तो वो खतरनाक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नॉन एज, यानी अनुवाद सह व्याकरण विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। किस विधि के रूप में? क्लासिकल मेथड यानी शास्त्रीय विधि, कम्पिटेटिव मेथड यानी प्रतिस्पर्धी विधि, और एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषणात्मक विधि, और साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि। तो इसमें क्या है कि अनुवाद सह व्याकरण विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? तो क्लासिकल मेथड यानी कि शास्त्रीय विधि के रूप में भी जाना जाता है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि की उत्पत्ति है। तो कब है?
तो कहाँ है, यानी द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि की उत्पत्ति है इंग्लैंड में या फ्रांस में या इटली में या अमेरिका में। तो आपका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाता है। और सन की बात की जाए तो 1900 में, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरा करता है। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश डैश द ट्रेन लेफ्ट, यानी मैं मुश्किल से उस स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई। अब यहाँ पे एज, देन, व्हेन या इफ, यानी एज के और देन से, उसके बाद व्हेन कब जब हो जाता है, और इफ यदि। तो यहाँ पे आपका व्हेन, जैसे मैं मुश्किल से उस स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई, इस तरह से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी व्हेन हो जाता है। फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशंस, यहाँ पे इसकी पहले हिंदी को समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेम किया कब्जा शब्द से, यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉसेसिव और पॉसेसिवेनियस या पॉसेसिवेली या पॉसेसिस। तो स्वामित्व वाला या स्वामित्व या अधिकार पूर्वक या कब्जा हो जाता है। तो राइट आंसर पोसेस यानी कब्जा हो जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को पूरा करने के लिए सही शब्द चुने। वन मस्ट डू डैश ड्यूटी, करना ही होगा डैश कर्तव्य। वंस एक का, और हिज यानी उसका, हर यानी उसे, और आवर मतलब हमारा। तो इसमें क्या राइट होगा, तो इसमें ए ऑप्शन जो आपका वंस हो जाता है वो राइट हो जाएगा। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज आ, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसकी हिंदी की तरफ चलते हैं। तो कॉन्ट्रीवर्सी, रीडिंग सिस्टम, लर्नर, कॉन्ट्रेड, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। संचारी दृष्टिकोण एक है, यानी द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज आ, यानी इसकी हिंदी हो जाती है संचारी दृष्टिकोण एक है। क्या है, विवाद वाचन प्रणाली, शिक्षार्थी केंद्रित, या ए और बी दोनों हो जाती हैं, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए हो जाता है, यानी कि आपका विवाद वाचन प्रणाली हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके और दृष्टिकोण हैं। क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी अंग्रेजी पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो व्याकरण अनुवाद विधि हो जाता है। सेकंड नंबर पर आपका हो जाता है डायरेक्ट मेथड हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी संचारी दृष्टिकोण हो जाता है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑल ऑफ दीज, ये सभी मेथड्स हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज। ट्रांसलेशन इन एनी शेप और फॉर्म इज benefits from the classroom, including the use of mother tongue and of the bilingual dictionary. Who say this statement? यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मातृभाषा द्विभाषा शब्दकोश सहित किसी भी आकार या रूप में अनुवाद को कक्षा से गायब कर दिया गया है। यह कथन कौन कहता है, तो जॉन कीट्स या मैनसन और पटेल हो जाते हैं, या रॉबर्ट पेरे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि मैनसन और पटेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्रेहेंशन सिंपली मीन्स, यानी समझ का सीधा सा अर्थ है। अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, यानी कि लिखित पृष्ठ को समझना। एक्सप्लेनिंग रिटन पेज,
लिखित पृष्ठ की व्याख्या करना, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी बोथ ए एंड बी हो जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर, यानी संचारी दृष्टिकोण से आपका सुधार क्या? राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल, लेक्चर स्किल व्याख्यान कौशल, और आपका हो जाता है प्रोनंसिएशन स्किल यानी उच्चारण कौशल। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका सबऑर्डिनेट क्लासेस आर, यानी कि अधीनस्थ उपवाक्य है, क्या है? एडजेक्टिव क्लास यानी विशेषण उपवाक्य हो जाता है, एडवर्ब क्लॉज हो जाता है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है, या आपका नाउन क्लासेस हो जाता है तो संज्ञा उपवाक्य हो जाता है, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी हो जाते हैं। तो ये सभी हो जाते हैं, इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित वाक्य में विषय को रेखांकित करें। राधा वाज ग्रेटफुल टू हर टीचर फॉर देयर काइंड हेल्प, यानी राधा अपने शिक्षकों की दयालु मदद के लिए बहुत आभारी थी। टीचर यानी अध्यापक, और ग्रेटफुल यानी महान हो जाता है, काइंड यानी दयालु हो जाता है, और राधा एक नाम हो जाता है। तो इसमें क्या करना है? अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है ये आपको देखना है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी का नाम, किसी शहर का नाम, इस तरह से हो जाता है। और देखिए ये नाउन हो जाता है, और सब्जेक्ट जैसा मैंने आपको टेंस बनवाया, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो जो जैसे राधा एक अच्छी लड़की है, तो राधा इज अ गुड गर्ल, क्या है? तो इज अ गुड गर्ल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट राधा है, किसी का नाम सब्जेक्ट हो जाता है, तो यही आपका सब्जेक्ट है, यानी राधा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्ब क्लॉज आर, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। टाइम यानी वक्त, प्लेस यानी स्थान, पर्सन यानी पर्पस, कहते नहीं आपका पर्पस क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। पर्पस मतलब उद्देश्य हो जाता है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑल ऑफ दिस हो जाता है। क्वेश्चन है फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। द बॉय इज जंपिंग, निम्नलिखित वाक्य का संज्ञा खोजें। लड़का कूद रहा है, तो इसमें संज्ञा क्या है? द तो आप समझते हैं, इज है, और बॉय मीन्स लड़का, और जंपिंग मीन्स कूदना हो जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित वाक्य का संज्ञा खोजें। तो इसमें संज्ञा क्या है? तो संज्ञा लड़का है ना, तो इस तरह से बॉय हो जाता है। आपको संज्ञा तो अच्छी से आती है, अभी देखिए डिस्कस कर चुके हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी वस्तु का नाम, जिसको भी आप टच कर लें वो नाउन बन जाता है, वो संज्ञा बन जाती है ना। तो इस तरह से यहाँ बॉय है, तो आप जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित वाक्य में कितनी संज्ञाएं हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? संज्ञाएं कितनी हैं। तो आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, आगरा यमुना के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आगरा ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी आगरा हो गया है ना, किसी शहर का नाम हो गया। और क्या हो गया? यहाँ पे देखिए यमुना हो गया, यमुना नदी है ना। और क्या हो गया? तो इस तरह से आपके कितने हो जाते हैं? तो आपकी 3, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी नाउन्स, नाउन्स कितने हो जाते हैं? 3, यानी कि 3
आपके ऑप्शन में भी था 3, 1, 2, 4, तो 3 ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर इस तरह से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस नो बसेस एंड टैक्सीज वेयर रनिंग डैश डैश द रोड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरा करता है कोई बस और टैक्सियां नहीं चल रही थी डैश डैश द रोड। यहाँ पर आपका हो जाता है एट यानी पर, इन मतलब में, और ऑफ का मतलब हो जाता है का, और ऑन मतलब ऊपर हो जाता है ना। तो जब कोई चीज किसी के अंदर से होकर गुजरती है तो ऑन। तो द बसेस एंड टैक्सीज वेयर रनिंग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कहाँ पे दौड़ रहे हैं, रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की बात आई है, रोड के ऊपर ही तो ये सब चलती है ना, तो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग completes the sentence the thieves saw the policeman and dash dash away। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ran या आपका हो जाता है रन या रनिंग हो जाता है या नॉन ऑफ दिस। यानी कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरा करता है, चोरों ने पुलिस वालों को देखा और डैश डैश दूर चले गए। तो रैन मतलब क्या होता है कि भाग गया, रन मतलब हो जाता है भागो, और रनिंग हो जाता है दौड़ना, और आपका डी ऑप्शन हो जाता है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज, यानी कि देखिए रन हो जाता है फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड हो जाती है रैन, यानी आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। तो इस तरह से रैन राइट है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का है। आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। मुझे वह पुस्तक मिल गई जो मैंने खो दी थी। कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नॉन ऑफ दिस। यानी कि संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है या जटिल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स वाक्य यानी कि ये जटिल वाक्य हो जाता है। यानी आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस एक तेज ट्रेन है। राजधानी फास्ट यानी तेज, एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस ही रहेगा, और तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो ट्रेन है वो फास्ट है यानी तेज है। ट्रेन कैसी होती है, तो तेज होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फास्ट यानी बी हो जाता है। क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आगरा इज अ लार्ज नॉइजी सिटी। तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण को रेखांकित करें। आगरा एक बड़ा शोर शराबा वाला शहर है। तो कैसा है, तो लार्ज है, आगरा है, सिटी है, नॉइजी है, या इसमें बहुत ए एंड बी ये दिए हुए हैं। तो कैसा है, देखिए आगरा कैसा है, बड़ा शहर है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बड़ा तो है ही है, प्लस आपका यहाँ पे समझ लेते हैं ए और डी क्यों सही है। तो लार्ज भी है यानी बड़ा भी है, और नॉइजी यानी मतलब शोरगुल वाला भी है। तो इस तरह से बोथ ए एंड बी ये राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आउल लिव्ड इन द होप ऑफ द ट्री। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया को रेखांकित करें। क्रिया, पेड़ के बिल में एक उल्लू रहता
था, तो इसमें होल हो जाता है यानी छेद हो जाता। आउल यानी यहाँ पे आउल उल्लू है, यहाँ पे बाउल होना चाहिए, कटोरा, है ना। किसमें रहता था, ये चीज़ कह रहे हैं। और लिव्ड रहते थे, और ट्री तो पेड़ में, तो आउल यहाँ पे हो जाएगा, या होल हो जाएगा, या लिव्ड हो जाएगा, या ट्री हो जाएगा। तो किसमें रहते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाता है, यानी कि लिव्ड यानी रहते थे। किसमें रहते थे, तो होल में रहते थे। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द किंग हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया को रेखांकित करें। कल रात राजा ने एक सपना देखा, तो इसमें किंग यानी राजा, हैड मतलब था, लास्ट यानी अंतिम, और ड्रीम यानी सपना हो जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, देखा था, यानी कि क्या है, द किंग हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। और इसमें ढूंढना क्या है, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपका वर्ब हैड हो जाता है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस इज। हम सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, दिया गया वाक्य किस प्रकार का है, कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल वाक्य, और मिक्स्ड सेंटेंस यानी कि आपका हो जाता है मिश्रित वाक्य। तो ये आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि जटिल वाक्य हो जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, आप लोग अच्छे से जानते हैं कितने टाइप्स होते हैं। क्या यहाँ पे कह रहे हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, टेंस यानी काल कितने प्रकार के होते हैं, 4, 2, 1 या 3। तो आप सभी लोग जानते हैं 3 टाइप्स होते हैं, एक प्रेजेंट हो जाता है, पास्ट हो जाता है, एक फ्यूचर हो जाता है। तो ये 3 हो जाते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में कितने होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में देखिए जो प्रकार होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस अकॉर्डिंग आपकी 4 हो जाते हैं। इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में कितने काल होते हैं, यानी फ्यूचर टेंस में कितने टाइप होते हैं, ये पूछ रहे कितने टाइप होते हैं। जैसे 3 टेंस होते हैं, उसमें 4 टाइप होते हैं, तो ये चीज़ है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, तो इसमें भी आपका 4 ही होगा। तो फ्यूचर में कौन कौन से होते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू। अब यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस के बारे में पूछ लिया कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल को विभाजित किया गया है कितने भागों में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, और आपका एक टेंस इसमें रह जाता है क्योंकि 4 होते हैं ना प्रकार। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 हो जाते हैं। फिर है फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए सिंपल जो सिंपल होते हैं वही इंडेफिनिट होते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आपका सेकंड ये हो गया। फिर थर्ड आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो थर्ड ये हो जाता है। अब 4 आपका रह जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो इस तरह से ये भी 4 हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस, ये राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें
और वीडियोस को देखते रहें और चीज़ों को समझते रहें। और एक चीज़ और, अगर आपको डिटेल में चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व कराया तो कुछ डाउट्स आपके माइंड में हो सकता है रहे हों कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों आई है, कैसे आई है। हालांकि मैंने अपना 100% दिया, आप लोगों को चीज़ें बताए, लेकिन जो भी अगर डाउट्स रह गए हैं तो पहली बात तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।